गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि था डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ओके, कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में मतलब कि डेमोक्रेसी हम सब जानते हैं, उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में किस तरीके से डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और कैसे ऐसे डाइवर्सिफाइड क्लासेस ऑफ पीपल जो कि रिच नहीं है, पुअर हैं या फिर जो लैंडलेस रहते हैं, उनके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, कि पॉलिटिक्स किस तरीके से रोल प्ले करती हैं ऑन द सोशल डिवीजन। ओके, how does this social division affect politics? What does politics do to this social division? At first sight, it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. जब भी हम डाइवर्सिटी में और जब सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स को लेके आते हैं, तो पहला नजरिया यही होता है कि इट मे बी वेरी मच हार्मफुल, या फिर जो हमारी जो समाज है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ सकता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो सकता है। पर लेकिन कई बार डेमोक्रेसी या फिर जो पॉलिटिक्स जब इन्वॉल्व होती है तो फायदा भी रहता है इन सोशल डिविजन्स का। पर लेकिन एटमोस्ट जो टाइम है या फिर पहले जो नजर नहीं होता है कि इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो पार्टीज होती हैं जब इलेक्शन लड़ने के समय, तो इन जो सोशल डिविजन्स को टारगेट करती हैं, इनको इमोशनल करती हैं और आपस में कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं वोट के लिए ये लोग क्या करते हैं, उन डिप्राइव्ड क्लासेस पीपल्स को भड़काते हैं, उनको वोट पाने के लिए उनसे ऐसे वादे कर देते हैं जो कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनली सही ना हो। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंपटीशन होता है, बिकॉज वेरियस पार्टी जो है इलेक्शंस लड़ती हैं और देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। और इस कंपटीशन की वजह से इन सोसाइटीज में डिफरेंसेस आ सकते हैं, सोसाइटीज को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। If they start competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence or even disintegration of a country. और ये कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा स्टीफ हो जाता है, जहाँ पे सोशल डिविजन जो एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन है इनको बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनमें और ज्यादा इनको भड़का देती है, तो इससे क्या होता है कि आगे जाके वायलेंस क्रिएट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हो सकते हैं और इसके साथ साथ कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है। आगे हम एक कंट्री का एग्जांपल पढ़ेंगे, यूगोस्लाविया। वहाँ पर पॉलिटिकल डिविजन्स हुए और उस कंट्री के 6 हिस्से अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पॉलिटिक्स थी या फिर जो हम इस टाइप की पॉलिटिक्स को हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, बिकॉज यहाँ पे हम किसी रिलीजन या जब कास्ट को या फिर लैंग्वेज स्पीकिंग बेसिस पे जब हम किसी को सोशल डिवाइड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स उसमें करने लगते हैं, उसको हम कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स कहते हैं। इस वजह से यूगोस्लाविया के जो कंट्री थे उसके 6 हिस्से हो गए, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने ड्यू टू द पॉलिटिकल डिवीजन एंड द सोशल डिवीजन। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कल हमने नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल यहाँ था, जहाँ पे क्रिश्चियंस थे जो कि एक तो कैथोलिक थे और एक प्रोटेस्टेंट्स थे। ओके, तो यहाँ से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेंज ऑफ आउटकम्स। Now take the case of Northern Ireland that was referred to above. This region of the United Kingdom had been for many years the site of violent and bitter ethno-political conflict. अब जो आयरलैंड है वो पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम है। ओके, ऑल्दो जो इनके यहाँ जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, पर लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम के इंटीग्रल पार्ट में आता है आयरलैंड। ओके, पर लेकिन इसका जो इतिहास है हिस्ट्री में ड्यू टू पॉलिटिकल सोशल डिविजन्स काफी सारे वायलेंस हुआ है बिटवीन द टू कम्युनिटीज। ओके, इस पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, पर लेकिन उसमें भी 2 डिविजन्स थे। 53% जो थे प्रोटेस्टेंट्स थे, वाइल 44% जो थे रोमन कैथोलिक्स थे। ओके, Now the Catholics were represented by the nationalist parties who demanded the Northern Ireland to be unified with the Republic of Ireland. अब जो कैथोलिक्स जो थे
वो नेशनलिस्ट पार्टीज को बिलोंग करते थे और उनकी हमेशा से ये डिमांड रहती थी कि जो यूनाइटेड किंगडम का जो इंटीग्रल पार्ट है उससे ये इंडिपेंडेंट होकर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो जाए। बिकॉज यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, एक मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जो यूनाइटेड किंगडम की जो रानी है वही वहाँ की सुप्रीम बोल सकते हैं डिसीजन मेकर है, वो किसी भी टाइप का डिसीजन ले सकती है। तो वो सबको मानना पड़ेगा जितने भी अदर जो कंट्रीज हैं। ओके, तो यूँ मतलब कि पूरी तरह से सोवरेन कंट्री नहीं है, पूरी तरह से रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। तो जो कैथोलिक्स थे उनका ये मानना था कि जो आयरलैंड है उसको एक रिपब्लिक कंट्री घोषित करके इसके अलग कर दिया जाए यूनाइटेड किंगडम से। While as it was a Catholic predominantly country, because इनका मानना था कि यहाँ पे जो कैथोलिक्स है उन्हीं का ये देश है। The Protestants were represented by the Unionists who wanted to remain with the United Kingdom। और जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनका ये मानना था, वो जो पार्टी से बिलोंग करते थे वो यूनियनिस्ट से बिलोंग करते थे, उनका ऐसा मानना था कि नहीं, आयरलैंड शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। Okay, now hundreds of civilian militants and security forces were killed in the fight between the Unionist and the Nationalist। और जब ये जो इनके मध्य जब वायलेंस का रूप लिया तो उस दौरान hundreds of civilians मारे गए due to the violence between the military and the security force। Okay, it was only in 1998 that the UK government and the Nationalist reached to a peace treaty। और 1998 में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला और बिटवीन द यूनाइटेड गवर्नमेंट एंड नेशनलिस्ट, तो वहाँ पर एक पीस ट्रीटी साइन की गई नेशनलिस्ट एंड बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम। बिकॉज प्रोटेस्टेंट जो थे वो यूनाइटेड किंगडम के साइड ही से थे। यूनाइटेड किंगडम और जो कैथोलिक्स थे या फिर नेशनलिस्ट थे इनके बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई। आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड द आर्म स्ट्रगल। उनके बीच में एक शांति समझौता हुआ जिससे कि जो आर्म स्ट्रगल है, जो वायलेंस हो रहा था बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविलियंस, ये थमा। सो ऐसा ही सेम इंसिडेंट यूगोस्लाविया में किसी इस तरीके से, पर लेकिन वहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। पॉलिटिकल कंपोजिशन बिकॉज ड्यू टू द रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइन्स लेड टू द डिसइंटीग्रेशन, एंड यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्री। वहाँ पर भी सेम टाइप का ही कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द रिलीजियंस, और इस वजह से रिलीजन कंपोजिशन के वजह से वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, डिविजन्स थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एज ए रिजल्ट यूगोस्लाविया के 6 अलग हिस्से होने पड़े, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी। Now such examples lead some people to conclude that politics and social division must not be allowed to mix। अब इससे ये समझ में आता है कि एक हद तक ही हम पॉलिटिकल या फिर हम ये बोल सकते हैं जो सोशल डिवीजन है या जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो एक हद तक ही कर सकते हैं। अगर कम्युनल पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ जाती है तो दैट माइट लीड टू वेरी डिजास्टर्स फॉर्म, या तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकती है। उस वायलेंस की वजह से एक कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है। They think that it would be best if there are no social divisions in any country। और कहीं ना कहीं अगर किसी देश में अगर कोई सोशल डिवीजन ना हो तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि सिंगल फॉर्म ऑफ सोशल हो, मतलब या तो जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन का वो देश हो। तो इससे क्या होता है, जब इस टाइप की मेंटेलिटीज जब सामने आ जाती है, जैसे लाइक हमने श्रीलंका का ऐसा था पढ़ा था, जब वहाँ पे सिंहल कम्युनिटी चाहती थी केवल एक ही टाइप की कम्युनिटी यहाँ पे बिलोंग करे, उन्हीं का वो देश हो, तो इससे क्या हुआ, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे सिविल वॉर चला। तो ऐसा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे सोशल डिवीजन ना हो, बट लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो ऐसा समझने लगती है कि नहीं देश जो वो एक जैसा ही होना चाहिए और जो यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल्स हैं या जो रिच पीपल्स हैं उन्हीं कमांड होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है देश में जो पीस है उसको नुकसान पहुँच सकता है। At the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disaster। We have already seen that social division of one kind or another exists in most of the countries in the world। पर लेकिन जो मेन जो बात इसमें यह है कि जो सोशल जो डिविजन्स है वो हर एक कंट्री से प्रेजेंट, लगभग सारी कंट्रीज में आपको सोशल डिविजन्स दिख जाएंगे। ओके, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जर्मन जो थी एक समय पे ऐसी कंट्री जो कि एक होमोजीनियस कंट्री बन गई थी, यानी कि वहाँ पे केवल जर्मन रहते, बट लेकिन ना अगेन वो जो एक ऐसी कंट्री बनती जा रही है यहाँ पे आपको वेरियस सोशल डिवीजन दिख जाएंगे। डिफरेंट कंट्रीज के पीपल वहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं, वहाँ से माइग्रेंट्स होकर वहाँ आके बस गए हैं, तो वहाँ पे सोशल डिवीजन ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे सोशल डिविजन्स ना हो। पर लेकिन ये उस देश के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट। इफ
जो पॉलिटिकल डिविजन्स बढ़ जाते हैं, फिर कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ जाती है किसी भी देश में, तो उस देश में वायलेंस होता है और आगे जाके उस देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Wherever they exist, the divisions are reflected in politics. In a democracy, it is the only natural that political parties could talk about these divisions, make different promises to different communities, look after due representation of various communities and make policies to redress the grievance of the disadvantaged communities. तो अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती है? पॉलिटिकल पार्टीज ये कर सकती हैं जो उनके वेलफेयर, जो डिफरेंट सोशल डिवीजन के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, जो उनसे वादे किए जाते हैं उसको फुलफिल कर सकती है, बट लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। इसके साथ साथ जो बैकवर्ड डिवीजन से आते हैं या फिर जो सोशली बैकवर्ड डिवीजन से बिलोंग करते हैं उनको पॉलिटिक्स में चांस दे के सो दैट दे कैन ऑल्सो डू समथिंग फॉर देयर कम्युनिटी। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उनकी जो सोसाइटी उसमें अपलिफ्टमेंट आएगी। और इसके साथ साथ जो भी उनकी ग्रीवियंस होती है, स्पेशली जो डिफरेंट सोशल डिविजन्स हैं, स्पेशली जो ऐसे पीपल जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड डिविजन्स में बिलोंग करते हैं, उनकी जितनी भी ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस किया जाए और जो भी बेस्ट उनके लिए सोल्यूशन हो सके उनको वो उनके साथ किया जाए। People from one community tend to prefer some party more than others. In many countries there are parties that focus only on one community. तो मोस्ट ऑफ टाइम्स पीपल जो होते हैं स्पेसिफिक पार्टी को ही फॉलो करती हैं जस्ट बिकॉज वो पार्टी जो उन कम्युनिटी के लिए लड़ती हैं या फिर कुछ जो भी रीज़न हो, वेरियस रीजन से अलग अलग रीजन में अलग अलग इसके अलग अलग रीजन्स आपके आएंगे। और बहुत सारी ऐसे कंट्रीज में ऐसी भी पार्टीज होती है जो कि केवल किसी कम्युनिटी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करती हैं या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। सो इसको समझने के लिए हमारे जो बुक है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है 3 डिटर्मिनेंट्स। 3 डिटर्मिनेंट्स से हम इस चीज़ को समझेंगे क्या हम कर सकते हैं जिससे कि जो पॉलिटिक्स में जो सोशल डिविजन्स होते हैं उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। The 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics or social division. First of all, जो पहला जो डिटर्मिनेंट है, the outcome depends on how people perceive their identity. सबसे पहला जो एक होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल या एक पर्सन जो है अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करता है। अब इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, अगर इंसान या किसी देश में रहने वाला इंसान अपनी आइडेंटिटी को केवल सिंगुलर मानते और एक्सक्लूसिव टर्म्स में उसको लेके जाता है कि नहीं लाइक वी आर द सुपीरियर वंस, ये हमारी कम्युनिटी सबसे अच्छी है, वी आर द मेजॉरिटी तो हमारी चलेगी, इस टाइप की जब मेंटलिटी आएगी तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी उस देश में उस वहाँ के रहवासियों को रहने में, एकोमोडेट करने में। As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestants, their difference was difficult to reconcile. तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जब प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो प्रोटेस्टेंट्स अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं, नो वी आर द सुपीरियर वंस, हमारी चलनी चाहिए। कैथोलिक्स ने बोला था नहीं, हम एज एन इंडिविजुअल कैथोलिक्स हैं, वी आर द सुपीरियर वंस, हम बेस्ट हैं, हम हमारे देश को अलग रखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जब उनका जो सोच थी, जब वो सिंगल सेंटर्ड अपनी ही कम्युनिटी को पर फोकस्ड थी, तो क्या हुआ कि वो उन कम्युनिटीज में आपस में वायलेंस क्रिएट हुआ। बट लेकिन एज सुन एज जब वो लोग उन पीस ट्रीटी में साइन करने लगे, टुडे दे आर लिविंग इन अ हेल्दी मैनर। It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. अगर people जो है उनके identities को ऐसा माने कि that we live in a multiple identity, एक ऐसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर multiple identity वाले people रह सकते हैं, different जो diversified लोग रह सकते हैं और भले ही ये दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं पर लेकिन ये है हमारे देश के, तो वहाँ के पीपल्स के लिए आसान हो जाता है उस देश में रहना। तो जैसे कि एक मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस नाउ फील दैट दे आर मच एज बेल्जियन एज दे आर नॉट डच और जर्मन स्पीकिंग। अब जो बेल्जियन कंट्री जहाँ पे एक समय में जब कॉन्फ्लिक्ट आया था बिटवीन द फ्रांस स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल्स और जर्मन स्पीकिंग पीपल्स, आज वो कंट्री ऐसी है जो कि अपने आप को बेल्जियंस ही समझ रही है, ना कि किसी लैंग्वेज स्पीकिंग या फिर कि हम डच कम्युनिटी के या फिर हम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस हैव टू स्टे देम टुगेदर, और आज तक उस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए और स्पेशली ऑन बिटवीन द डच एंड द फ्रांस और द जर्मन। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ
ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री सी द आइडेंटिटी। इसी तरीके से हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल्स अपनी आइडेंटिटी को इसी तरीके से देखते हैं। दे थिंक देमसेल्फ ऑफ इंडियंस, वो अपने आप को एज ए इंडियन सोचते हैं, ना कि एज ए डिफरेंट रिलीजन से जिस बिलोंग करते हैं उससे वो ना जोड़ते हुए एज एन इंडियन देखते हैं, और एज वेल एज बिलोंगिंग टू स्टेज और लैंग्वेज ग्रुप ऑफ सोशल। और ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किसी रिलीजियस कम्युनिटी से, किसी कास्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस एंड ऑल द पीपल्स हियर आर इंडियंस। इसी वजह से हमारे देश में ऑल दो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनाइटेड है। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स और एनी कम्युनिटी। ओके, अब सेकंड जो रोल प्ले करता है वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनका नजरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे तो जो दूसरी कम्युनिटी है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी सोच रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। वो ये सोचेंगे दैट दिस गवर्नमेंट या द पॉलिटिकल पार्टी जितने भी यहाँ पर है वो केवल मेजोरिटी मेजोरिटी कम्युनिटी को या इनको ही ज़्यादा इनके लिए ही ज़्यादा कर रही है, हमारे लिए नहीं कर रही है। और फिर यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के पीपल्स है वो अपने आप को डिप्राइव क्लास में समझते हैं और वो अपने आप को देश से अलग समझना स्टार्ट कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के दरमियान ही काम करते हैं तो किसी भी कम्युनिटी को उसका भुगतान नहीं करना पड़ता है। The demand for only Sinhala was the cost of the interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. In Yugoslavia, the leaders of different ethnic communities presented their demands in such a way that this could not be accommodated in a single country. और अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें तो सिंहाला जो कम्युनिटी थी उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स काफी स्पेसिफिक थे और उन्हीं को अपलिफ्ट करना चाहते थे। वो जो डिफरेंट माइनॉरिटीज जो थे उनको साथ लेके नहीं चलना चाहते ना। एज अ रिजल्ट वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और यूगोस्लाविया में वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपनी जो कम्युनिटीज थी उन्हीं को बिलोंग कर रहे थे और उन्हीं के लिए वो अपलिफ्टमेंट करना चाह रहे थे, ना कि पूरे एज ए होल यूगोस्लाविया या डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ लेके नहीं चलना चाहते थे। एज ए रिजल्ट यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेट हुई और विच इज इंडिपेंडेंट कंट्रीज में कन्वर्ट हुई। Then the third aspect is that it depends on how the government reacts to the demand of the different groups. तीसरा, जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स उनके डिमांड्स को किस तरीके से लेती है, उनको फुलफिल करती है, नहीं करती है। As we saw in example of Belgium and Sri Lanka, if the rulers are willing to share powers and accommodate the reasonable demands of minority community, social division becomes less threatening for the country. और हम एग्जाम्पल ही ले ले बेल्जियम और श्रीलंका का। अगर लीडर्स जैसे लाइक बेल्जियम में लीडर जो थे वो सहमत हो गए थे कि हम पावर शेयर करने के लिए रेडी हैं, श्रीलंका में नहीं हुए थे, बेल्जियम में हुए थे। तो बेल्जियम एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सोशल डिविजन्स थे बट लेकिन उसके बाद भी वो ऐसी कंट्री थी जहाँ पे वो लोग पीसफुली रह रहे थे। बट लेकिन श्रीलंका में सिंस द पॉलिटिकल लीडर्स डोंट वांट कि जो पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे विद द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ लीडर्स से, तो उससे क्या हुआ, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए और सिविल वॉर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट भी किस तरीके से रिएक्ट करती है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की डिमांड्स उसकी कैसे रिएक्ट करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Social divisions become less threatening for the country, but if they are tried to suppress such a demand in the name of national unity, the end result is often quite the opposite. Such attempts are as a forced integration often sow the seeds of disintegration. पर लेकिन कई बार पीपल जो है कोई स्पेसिफिक डिमांड ले आते हैं या जो मेजोरिटी ग्रुप से अगर वो कोई ऐसी डिमांड्स लेके आ रही है जो कि शायद माइनॉरिटी ग्रुप्स को हार्म कर सके, और ऐसे में गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है, तो उस केसेस में क्या होता है, जो ऐसी देशों में डिसइंटीग्रेशन का खतरा बढ़ता है, सिविल वॉर का खतरा बढ़ जाता है। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शुड बी मोर एडवोकेट व्हाइल मेकिंग डिसीजन, एंड डिसीजन जो होने चाहिए वो सारे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमवर्क के विद इन ही होने चाहिए। Thus, the assertion of social diversities in a country need not be seen as a source of danger. In a democracy, political expression of social division is very normal and can be helped. तो इस वजह से केवल सोशल डिवीजन होना किसी देश में ये कोई थ्रेट नहीं है। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करती है, किस तरीके से उनका रूल करने का नजरिया होता है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस तरीके से वहां पर जो एक हेल्दी गवर्नमेंट चल सके। दिस अलाउज वेरियस डिसएडवांटेजेस एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंस एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड दिस।
ओके, अब कई बार क्या होता है कि अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में सोशल डिविजन्स, अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सोशल डिविजन्स अगर ठीक ठाक नहीं रहते हैं तो मार्जिनलाइज ग्रुप्स काफ़ी अपने आप को अलग समझते हैं, वो और ज़्यादा समझते हैं दैट दे आर मोर marginalized to the society. So expression of various kinds of social division in politics often results in their cancelling one another but thus reducing their intensity. This leads to the strengthening of democracy. but लेकिन जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट जो है कि ग्रीवियंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए और उनको देखे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे तो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ें जो है ये शॉर्ट आउट हो सकती है और जो मार्जिनलाइज्ड है या सोशल डिवीजन से वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है. बट एक्सप्लोजिव एटीट्यूड या but a positive attitudes towards the diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily. People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustice. पर लेकिन ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए ड्यू टू द डिफरेंट डाइवर्सिटी या सोशल डिविजन्स, तो या फिर साथ रहना एक दूसरे के, ये बहुत इजीली अचीव नहीं किया जा सकता. स्पेशली पीपल हु आर फ्रॉम बिलोंग्स टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, यानी कि जो आदिवासी लोग है या फिर बैकवर्ड क्लास पीपल है या लोअर क्लास के पीपल है, इनको अपने हक के लिए लड़ना होगा. क्योंकि जाहिर सी बात है आपके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है या फिर आपके डिप्राइव क्लासेस पर रखा जा रहा है, जब तक आप गवर्नमेंट तक अपनी बात नहीं रखोगे तब तक गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज में, उनको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जब भी जाके वो अपनी बात रख पाएंगे. तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सिर्फ केवल गवर्नमेंट ही सारे एफर्ट नहीं करेगी, एज एन पीपल हमें भी एफर्ट करने पड़ेंगे. इफ यू आर फीलिंग दैट हमें से कोई इनजस्टिस हो रहा है तो ये ग्रीवियंस हमें गवर्नमेंट तक लेके जानी है, तभी उनके सामने तक जा पाएगी. Such a fight often takes the democratic path. और ऐसी अगर फाइट्स होती रहती है तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पाथ में ले जाती हैं. और पर लेकिन जो उनकी वॉइसिंग होनी चाहिए, यानी जो उनकी डिमांड्स होनी चाहिए, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं अगेंस्ट द इनजस्टिस, ये पीसफुल मैनर में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में होना चाहिए, नॉट बाय द मीन्स ऑफ वायलेंस. ओके, और sometimes social differences can take the form of unacceptable labor or social inequality and injustice. The struggle against such inequality sometimes take the path of violence. कई बार ऐसा देखा गया सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वायलेंस का इस्तेमाल करने लगते हैं. तो ये जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और जिससे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कंट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो वायलेंस क्रिएट होता है उससे नुकसान किसका होता है? कॉमन पीपल का. हाउएवर हिस्ट्री शोज दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू फाइट फॉर द रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. पर लेकिन इतिहास अभी तक यही बताता है कि ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्पेशली क्या होता है कि भी भले ही डाइवर्सिटी हो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम शासन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं. और डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी गई है जहाँ पर वेरियस डाइवर्सिटी के पीपल एक साथ एक देश में रह सकते हैं. ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.